जय हिंद बच्चों। जैसा कि पहले आपने लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने 2 चैप्टर हमारे फिनिश कर लिए हैं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में आपको ऐसे जो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी वो आगे आपके बहुत काम आने वाली हैं 11th-12th में। तो अच्छे से इसको स्टडी करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है फोर्स। जब भी ये वर्ड फोर्स हमारे दिमाग में आता है या फिर कोई भी बोलता है तो हम इस वर्ड को एक ताकत से या फिर एक बल से या फिर हम कहें एक बॉडी से इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर रिलेट करते हैं, इन चीज़ों से जोड़ते हैं हम। बट अगर हम बात करें फ़िज़िक्स में तो फिज़िक्स में ये वर्ड जो है एक अपनी स्पेसिफिक पोजीशन रखता है और अपनी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन रखता है, एक अलग डेफिनेशन, एक अलग इसकी अहमियत है। तो यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस वर्ड का सिंपल मीनिंग क्या है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो सिंपल है कि इट इज़ द एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या है आपका? एक एक्सटर्नल एफर्ट है विच, देखिए एक बार डेफिनेशन लिख लें प्रॉपरली। इट इज़ अ एक्सटर्नल एफर्ट by any body which try or move the another body। ये एक सिंपल डेफिनेशन है बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। ये अगर हम बात करें कि ये डेफिनेशन फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली एग्जिस्ट करती है क्या नहीं, तो इसमें कुछ जैसे कह सकते हैं कि कुछ इम्पटीनेस है, कुछ खालीपन है जो कि फोर्स को प्रॉपर डिफाइन नहीं करता। बट ऐसे ही साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। अभी हम एक दो डेफिनेशंस और देखते हैं बट प्रॉपरली फ़िलहाल यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इससे डेफिनेशन से सिंपली एक बाहर का एक एफ़र्ट होता है, एक्सटर्नल एफ़र्ट है किसी बॉडी पर अप्लाई होता है। अब ये एफ़र्ट जब बॉडी पर अप्लाई होता है तो वो कोशिश करता है या फिर मूव करा देता है उस बॉडी को दूसरी अनदर बॉडी को। सपोज दैट एक पर्सन है यहाँ, ये खड़ा हुआ है और ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो मे बी पॉसिबल ये फोर्स अप्लाई करे तो इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करा दे, बट मे बी पॉसिबल नॉट मूवेबल, ये मूव ना करा पाए। अगर इसका फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है, जो अप्लाइड फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि बॉडी इस बॉक्स को मूव करा दे, तो हम कहेंगे नॉट मूव और ट्राई टू मूव कराने की कोशिश की इसने। अब अगर मूव जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इतना सफिशिएंट है तब हम कहेंगे कि ये मूव करा सकता है इसको। तो ठीक है, तो ये सिंपल से इसके बस समझने की चीज़ है ये कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एफर्ट है। अब अगर इसको हम प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ पुल और पुश which change or tends to change state of rest or
यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन of any object is called force। तो अब देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई यहाँ पर। डेफिनेशन जो इसकी प्रॉपर है वो क्या कह रही है, ये एक पुल और पुश है जो कि चेंज करता है या फिर कोशिश करता है चेंज करने की स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी स्टेबल कंडीशन में इसकी रेस्ट कंडीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब और यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसे रोकने की कोशिश करेगा फोर्स। या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई बॉडी थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, उसे साउथ में कर सकता है ये फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल है, ये एक पुश और पुल है जो कि किसी भी बॉडी को चेंज करने के लिए या फिर ट्राई करता है चेंज करने की स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन को चेंज कर सकता है, मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसे हम कहते हैं फोर्स। दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन, और आपने एग्ज़ाम में यही डेफिनेशन लिख कर आनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए है और थोड़ा इजी वे में बताने के लिए है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल आपकी फोर्स की डेफिनेशन है। अब फोर्स किस टाइप के एफर्ट या फिर हम कह सकते हैं इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करने पर किसी भी बॉडी पर, उसको हम कैसे चेक करेंगे। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं या फिर कौन कौन से इफेक्ट हैं तो फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई कर सकता है। देखिए अ फोर्स कैन प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट। फोर्स जो है ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी बॉडी पर अप्लाई होने पर, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब है कि बॉडी जो कि रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन। तो क्या कह रहे हैं, अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, ये काम कर सकता है फोर्स। नेक्स्ट क्या कर सकता है फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, फोर्स मूव करते हुए बॉडी को भी स्टॉप कर सकता है, ठीक है। कोई बॉडी अगर किसी भी मोशन से जा रही है तो वो उसे मूव करा देगा। और क्या कर सकता है फोर्स, अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करेगा, किसी भी बॉडी को, जो बॉडी अगर मूव कर रही है उसकी स्पीड को चेंज करा सकता है। अगर बॉडी की स्पीड को स्लो कराना है या फिर फास्ट करना है वो फोर्स की हेल्प से ही होता है। अगर आप जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक एक फोर्स ही होता है जिसकी वजह से बॉडी, जो कार है या फिर आपकी बाइक है, वो उसकी मोशन या फिर स्पीड कम हो जाती है। अब बात करें और क्या काम कर सकता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। और क्या कर सकता है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। अगर कोई बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स के अंदर ये एबिलिटी है कि उस डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्या कर सकता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। सपोज दैट आपके पास ये पेन है, अगर आप इसे एक हमारे यहाँ प्लास होता है ना घर में, उसमें इसे इस तरह से फंसा देंगे तो हम इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं बाय द प्लास। जो प्लास हम यूज़ करते हैं घर में,
तो उसकी हेल्प से हम इसमें चेंज ला सकते हैं इसके शेप और साइज़ में। तो किसी भी बॉडी पर आप अप्लाई करेंगे फोर्स को एक्सटर्नली तो उसके शेप साइज में भी चेंज ला सकता है। ये सिंपल सा फोर्स का इंट्रोडक्शन है। देन उसके बाद फोर्स जो काम कर सकता है वो है। अब देखते हैं फोर्स आपकी 9th में फोर्स कितने टाइप का आता है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे यहाँ 9th क्लास में फोर्स 2 टाइप का यूज़ होगा, मीन्स 2 टाइप्स ऑफ फोर्स यहाँ हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। वैसे कई सारे फोर्स होते हैं डिफरेंट, बट हम जो स्टडी करेंगे वो इन 2 फोर्सेस के रिगार्डिंग करेंगे, जिसमें से आप समझ लीजिए पहले कौन कौन से फोर्स हैं। पहला आता है ये बैलेंस्ड फोर्स एंड द सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, पहला बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, if a number of forces if a number of forces acting on an object does not produce any change in the state of rest or uniform motion or direction of motion, then they are called balanced force। ठीक है, if a number of forces acting on an object does not produce any change in the state of rest or uniform motion or direction of motion, then they are called balanced force। सिंपल है। तो क्या है यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने कई सारे फोर्स अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, 1 2 या जो भी हो सकते हैं, वो फोर्स आपने अप्लाई किए हुए हैं, तो उन फोर्सेस की वजह से अगर उस बॉडी के पहली चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आए, यूनिफॉर्म मोशन में है अगर बॉडी तब कोई चेंज ना आए, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंज ना आए, तो हम इस टाइप के फोर्सेस को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। ये ऐसा है जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ से दो न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी ना तो यहाँ मूव करेगी और ना यहाँ मूव करेगी। दोनों तरफ से जब आप यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी यहाँ रुक जाएगी, इस तरह से अटकती रह जाएगी, ना इधर जा रही है ना इधर जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन। ठीक है, अब बैलेंस्ड फोर्स में आपको एग्जांपल के तौर पर बताएं कि क्या होता है। सपोज दैट एक बुक है आपकी, अ बुक ऑन टेबल। देखिए जब बुक टेबल पर रखी होती है तो क्या ऐसा होता है कि बुक टेबल पर रखी है और उसका जो वेट है बुक का, उसकी वजह से टेबल के साइज़ और शेप में कोई चेंज आया हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि बुक की वजह से जो है जो आपकी टेबल है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया उसने, ऐसा नहीं होता। बुक क्या होती है अपनी सिंपल पोजीशन पर प्लेस्ड है, जैसे कि ये बुक है, ये कॉपी है, ये यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, ऐसा ही सिंपल होता है। एक एग्जांपल आपका, पर्सन होल्डिंग अ ब्रीफ केस इन हैंड, एक बंदा हाथ में ब्रीफ केस लेके चल रहा होता है, तो ये भी एक एग्जांपल है बैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, एक ब्रीफ केस अगर एक बंदा हाथ में लेके चल रहा है तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, बैलेंस्ड फोर्स का, ब्रीफ केस इन हैंड। सिंपल।
अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स सिंपली रिवर्स हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स का। सिंपल है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स का रिवर्स होगा। आपने क्या करना है, सिंपली बस पूरी ओवरऑल डेफिनेशन लिखनी है, डज नॉट को हटा देना है। ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ये सारा ऐसे ही लिख देना बस आपने, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, इफ a number of forces acting on an object produces any change in state of rest or uniform motion or direction of motion. Then they are called unbalanced force. अनबैलेंस्ड फोर्स, सिंपल है, ये आपके अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे। अब आता है इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्टोन ड्रॉप, जब भी एक पत्थर आप इसको इस तरह से फेंकेंगे तो ये आपका पत्थर है, ये आएगा इधर और यहाँ स्ट्राइक करेगा अर्थ पर, अर्थ सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, तब ऐसे टक्कर खाने की वजह से फोर्स में बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसा नहीं है कि आया और यहीं पर इस तरह से स्टॉप हो गया, ये इस तरह से गिरेगा और कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं इधर कभी इधर, कहीं भी जा सकता है। तो इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बस आपको ये समझना है कि फोर्स जो हम स्टडी करते हैं जिन फोर्सेस के रिगार्डिंग, आखिर वो कौन कौन से फोर्सेस हैं, इनके रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं। आपके जो कोर्स में है वो बेसिकली ये दोनों फोर्सेस हैं, बस इन्हीं फोर्सेस के अंडर कुछ फोर्सेस आते हैं जिनके बारे में सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा समझ लेना है बस। तो देखिए, फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, जो नेचरली कौन कौन से फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो देखिए, नेचर में कुछ फोर्सेस होते हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है, जो जिनमें इंसानों का दखल नहीं होता, लेकिन इंसान कुछ भी करे या ना करे लेकिन वो फोर्स अप्लाई होने हैं। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब की डिटेल आपको 9th क्लास में नहीं देनी है। आपको जो इनकी डिटेल है वो 9th के बाद आपकी जो 10th 11th 12th इनमें मिलेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये फोर्स क्या है, वो फोर्स क्या है, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं। बस जितना अभी हमारे कोर्स में है हम उतना ही लेंगे डिटेल, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड द फोर्थ इज वीक फोर्स। वीक फोर्स की कैटेगरी में सारे फोर्स आ जाते हैं जो भी इनके अलावा आपको बचेंगे, 1 2 3 के अलावा जो फोर्स बचे वो इसमें आ जाएंगे, सिंपल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक एक्सपेरिमेंट। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे गैलीलियो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि फोर्स किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इनका नाम है गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इसकी डिटेल आपको सिर्फ समझ लेनी है अच्छे से। यहाँ इन्होंने इस तरह का एक फ्लोर बनाया
छोटे छोटे फ्लोर होते हैं, बड़े बड़े फ्लोर नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें कॉस्टली होते हैं काफ़ी। अगर हमारा काम चल जाए इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स को बना के, तो हम बस इन्हीं से काम चला लेते हैं बेफिजूल में। बड़े बड़े तो ब्रिक नहीं बना सकते ना। तो देखिए इन्होंने क्या करा था कि यहाँ से इन्होंने बॉल को रिलीज़ किया, और बॉल जो है v वेलोसिटी के साथ यहाँ से जा रही है, और यहाँ आते आते बॉल की जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर आने पर, लास्ट पॉइंट पर आने पर v डैश हो जाती है। अब हम सबको पता है कि अगर आपकी जो बॉल इस तरह से यहाँ से हम रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो बॉल आते आते यहाँ तक स्पीड बढ़ा लेगी अपनी। जिस स्पीड से हमने यहाँ से इसको छोड़ा था उतनी उससे ज़्यादा स्पीड होगी यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो v डैश वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी v से। सिंपल। अब ये v डैश वेलोसिटी के साथ बॉडी यहाँ पर आएगी इस फ्लोर पर, और अगर यहाँ हमने ये प्लेस किया हुआ है और ये बॉडी यहाँ आकर इसी वेलोसिटी से ऊपर जाए अगर, तो जाते जाते क्या होगा, वहाँ जो वेलोसिटी होगी, हम एज्यूम कर रहे हैं दूसरे, देखो ये आपका एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी भी v है और ये v डैश है। तो ये v वेलोसिटी से हमने इसको यहाँ फेंका, और ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते v डैश वेलोसिटी हो गई इसकी इस पॉइंट तक। और ये सिंपल सी एज्यूम चीज़ है, आप प्रैक्टिकल वे में भी समझ सकते हैं इस बात को, कि अगर आप नीचे से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ऊपर जाते जाते स्पीड कम हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, ये स्पीड ज़्यादा है, ये कम हो जाएगी। तो हम किस तरह से नोट करेंगे, v डैश अब यहाँ कम हो गई v के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसको डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे कि it is observed that if we release the ball from the top to bottom, then the speed of ball change from v to v dash, and speed v is less than the speed v dash, ठीक है। स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एंड देन इन द सेकेंड केस, इफ़ वी रिलीज द बॉल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम फेंके बॉल को रिलीज़ करें, देन द स्पीड ऑफ बॉल v इज़ ग्रेटर देन v डैश, v ज़्यादा होगी v डैश से, ठीक है। अब आता है एक और पॉइंट यहाँ पर कि इफ़ वी रिलीज द बॉल ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक ऐसा सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसको हम एक और नेम देते हैं फ्रिक्शनल सरफेस, फ्रिक्शनल सरफेस। अब बॉल आपने यहाँ से रिलीज़ करी है किसी वेलोसिटी v से, वो आते आते यहाँ पर आती है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है v डैश। इस कंडीशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि इस बॉडी पर जो स्पीड चेंज हुआ है वो क्या है, सिमिलर है, v इज इक्वल टू v डैश फॉर द कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सिंपल है। तो ये इन्होंने 3 पॉइंट पर एक्सपेरिमेंट किया था, आपको ये चीज़ बस समझ लेनी है अच्छे से, ठीक है। तो ये फ़िलहाल इन्होंने 3 पॉइंट पर करके दिखाया। देन उसके बाद हम एक पॉइंट और एक एक्सपेरिमेंट और लेंगे इनका। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसको हम नेम कर देते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट इनका क्या था कि इन्होंने क्या किया, एक हेमीस्फेयर लिया, एक हेमीस्फेयर में इन्होंने बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया, यहाँ से छोड़कर। अब बॉल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आते आते फिर बॉल यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगा जरा के, मतलब इस हाइट तक पहुँच जाएगा बॉल। तो कहना क्या चाहते हैं, ये अगर इसकी हाइट सपोज दैट हमने एज्यूम की है कि h है, तो h हाइट से जब हमने बॉल को रिलीज़ किया तो वो आते आते h हाइट तक पहुँच जाएगा। ये तो है इस एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट केस। अब आते हैं सेकंड केस पर कि अगर हम इस हेमीस्फेयर को थोड़ा सा शेप में चेंज कर दें कुछ इस तरह से, तब क्या होगा कि बॉल आपने यहाँ से रिलीज़ की है तब भी ये सेम हाइट तक पहुँचेगी, ठीक है। अगर आपने इसको आगे बढ़ा भी दिया है तो क्या होगा, ये बॉल आपकी सेम हाइट तक पहुँचेगी, जिसको हम इस तरह से नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से जाकर इस हाइट तक पहुँचेगी। तो ये आपकी सेकंड केस हो गया।
थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस कहता है कि अगर आपने एक पार्ट को बिल्कुल हॉरिजेंटल कर दिया, दूसरे को कहीं इस तरह से रखा है, तो बॉल जब आप यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो बॉल जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी वो रुकेगी नहीं और आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, स्पीड उसकी डिक्रीज़ ही नहीं होने वाली, चलती चली जाएगी। और ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होगा। ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने गैलीलियो ने अप्लाई किया था अपने इन पॉइंट्स में सारे, यही कॉन्सेप्ट क्या हुआ, न्यूटन ने अप्लाई किया, जिसकी हेल्प से इन्होंने न्यूटन्स के 3 लॉज डेवलप किए। ठीक है, न्यूटन्स के 3 लॉज डेवलप किए मोशन के, जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, ये 3 लॉ इसी का कंक्लूज़न है। गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे इनका कंक्लूज़न है वो न्यूटन के 3 लॉ। ठीक है, तो 3 लॉ न्यूटन ने इन्हीं को कंक्लूड करके बनाए और इनमें जो यूज़ हो रहा था मेथड वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के रिगार्डिंग। यहाँ फोर्स की बैलेंसी और अनबैलेंसी का ही इफ़ेक्ट है कि यहाँ फोर्स अनबैलेंस्ड है तभी यहाँ पर स्पीड में चेंज हुआ। मैंने बताया था अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया और स्पीड में या फिर हम कहें मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो वो बैलेंस फोर्स है, चेंज हो गया तो वो अनबैलेंस फोर्स है। तो यहाँ चेंज ही तो हुआ, चेंज होने के बाद फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस फोर्स। सेम प्रोसेस अनबैलेंस फोर्स यहाँ भी है, यहाँ बैलेंस फोर्स है क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कंडीशन बन रही है अनबैलेंस फोर्स की। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके न्यूटन ने अप्लाई करी और 3 लॉ इन्होंने बना दिए। अब इन तीनों लॉ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन सबको अच्छे से समझिए और इनको अच्छे से स्टडी करिए। पुराना जो चैप्टर था उसमें कोई भी डाउट या क्वेरी हो, कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो डायरेक्टली पूछ लीजिए, क्योंकि जो अब पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से मे भी पॉसिबल आगे ना पढ़ा सकें क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट कराना होता है। तो साथ साथ इसको अच्छे से समझते जाइए। जहाँ भी कोई डाउट हो या तो उसे नोट कर लो या तुरंत पूछ लो, जिससे कि कोई भी कंडीशन ऐसी ना आए कि आप कहें कि हमें तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।